दी फोर्थ न्यूज पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष निगम। प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आज के हमारे मेहमान हैं महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय सतना मध्य प्रदेश के डॉक्टर प्रोफेसर इंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी। आज हम इनसे इनके बारे में, विश्वविद्यालय के बारे में और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बातचीत करेंगे। प्रोफेसर इंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी, दी फोर्थ न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद निगम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपना स्कूलिंग के बारे में बताइए, विश्वविद्यालय के बारे में बताइए। कितना रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, कितने सम्मेलनों में आपने भाग लिया हुआ है, बताइए सर थोड़ा डिटेल से। कितने मेडल मिले आपको? मेरा जो है वो शिक्षा दीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव के स्कूल से ही। मेरा सतना जिले का जो गांव है जी, झारकुंडी के पास में है, बिरसिंहपुर तहसील के अंतर्गत जी। मेरी 11वीं तक की शिक्षा वहाँ से हुई। तत्पश्चात जो है रीवा विश्वविद्यालय से सारी जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की उपाधि मैंने रीवा विश्वविद्यालय से प्राप्त जी की। तदुपरांत यहाँ 1993 में महात्मा गांधी ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय में अपना एक प्राध्यापक रसायन विज्ञान के नाते अपना काम शुरू किया जी। यहाँ पर महात्मा गांधी ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय में, जैसा आप सब जानते हैं कि मान्यवर नानाजी देशमुख भारत रत्न थे, उन्होंने इस विश्वविद्यालय को शुरू किया। हाँ हाँ। और विश्वविद्यालय अपना जो है वर्तमान में 5 संकायों में के अंतर्गत और 14 विभागों में बटा हुआ है जी, जिसमें अपना एक विज्ञान एवं पर्यावरण संकाय है। वहाँ के अधिष्ठाता के रूप में ऐसी इस समय जिम्मेदारी है वर्तमान में, उसका निर्वहन कर रहे हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में, चूँकि मेरा प्रिय विषय पर्यावरण रहा है, रसायन विज्ञान का छात्र होने के लिए पर्यावरण की जो है इस प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को जानना, यह अभिरुचि छोटे से ही मन में रही है जी। उसको लेकर के हमने काम किया। तो पहले प्रारंभिक दौर में यहाँ संसाधनों का अभाव था, या यूँ कहिए तो हमने जो है स्थानीय स्तर पे मंदाकिनी नदी है और यहाँ के जो जल स्रोत हैं जी, हैंडपम्प्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, बोरवेल्स हैं, इनका जो है अध्ययन किया जी। और बाकी फिर कालांतर में जो है कुछ और भी मेडिसिनल प्लांट्स पे काम किया। तो मुख्य रूप से नदी का मेन रूप से जो है विंध्य का जो है हमारा डिफ्यूज केमिकल पोल्यूशन जितना है विंध्य रेंज में, इस पे एक विशेष परियोजना भी यूजीसी की जी, और छोटी छोटी परियोजनाएं भी की। और उन्हीं में से इसी काम को लेकर के पर्यावरण की 3 पुस्तकें हैं और बाकी अन्य 3-4 विषय की पुस्तकें हैं जी। ऐसे पुस्तकें भी प्रकाशित की। सारे ओवरऑल काम मिलाकर के लगभग 210 के आसपास शोध पत्र हैं, रिसर्च पेपर हैं। अच्छा अच्छा। नेशनल एंड इंटरनेशनल में, जिसमें मैक्सिमम जो है उसमें इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खरे उतरते हैं। ऐसे शोध पत्रों में, शोध के जर्नलों में अपनी जो है शोध पत्र प्रकाशित हैं जी। उसी की दृष्टि में जो है कुछ इंडियन केमिकल सोसाइटी केमिस्ट्री के क्षेत्र में हैं, उसके अवार्ड हैं, कुछ अपने भारत सरकार के अवार्ड हैं जी, और मध्य प्रदेश सरकार के अवार्ड हैं। ऐसे कुछ ऐसे काम करते करते लोगों को लगा तो उसके अवार्ड भी अब 5-6 अवार्ड अपने को मिले हुए हैं जी। तो इस तरह से अपनी जो है ये यात्रा रही यहाँ तक आने की। सर ये बताइए, 5 जून को पूरी दुनिया में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन के लिए तय किया है। समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता इतनी गंभीर मुद्दा क्यों बना है? आपने सही बात कही निगम जी, कि जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में जी इसको जो है जो 17 जो SDG गोल्स हुए, उनके अंतर्गत जो है इसमें जो है जलवायु परिवर्तन को बहुत महत्व दिया गया है। उसमें से 3 ऐसे पॉइंट थे जी, जिसमें कि जो उसमें रखा गया है, एक क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एक ऐसा रखा गया जो भी पर्यावरण से महत्व है कि स्वच्छ जल सबको मिले और स्वच्छता रहे जी, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए, ऐसा ही एक गोल था। दूसरा क्लाइमेट चेंज का था, क्लाइमेट एक्शन। पूरे देख रहे हैं कि देश में जो है पूरे विश्व में या ग्लोबल जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उस पर विशेष बल दिया गया कि इनके 2015 से काम हुआ, 2030 तक का लक्ष्य रखा गया जी, कि 2015 वर्षों में ऐसे इन सब चीज़ों को अचीव करना है। दूसरा लाइव ब्लो वाटर, ऐसे 3 जो बिंदु थे, 17 जो गोल्स लिए गए, मेजर गोल्स लिए गए SDG गोल्स, उनमें से 3 गोल जो थे वो एकदम सीधे पर्यावरण से संबंधित हैं कि जिनमें पर्यावरण को ध्यान लेकर के किया गया और 15 सालों का लक्ष्य लेकर के किया गया और पूरा विश्व इस दिशा में लगा हुआ है, जिसमें भारत अग्रणी पंक्ति में खड़ा हुआ है और हम सब मिलकर के उस पर काम कर रहे हैं जी।
तो अगर हम इसमें और आगे चल के बात करें तो मेन भारत का इसलिए रोध पर्यावरण में ज़्यादा हो जाता है कि हमारी जो संस्कृति थी जी, अगर हमारी भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति की बात करें तो सनातन संस्कृति एकदम से जो है पर्यावरण के पक्ष में थी या पर्यावरण संवेशी थी, पर्यावरण का ही चिंतन करके सारी चीज़ में हम आपको ध्यान में होगा कि हमारे उसमें नदी नालों की पूजा करना, हाँ जी, है ना, पृथ्वी को अपन माता मानते हैं, है ना, गौ को अपन माता मानते हैं, ये सब हमारी जो हमारी संस्कृति रही, ये पूरी पर्यावरणीय संस्कृति है। हम देखते हैं कि हम एक भौतिक पर्यावरण की अगर बात करें तो हमारे भौतिक पर्यावरण को हमारे पूर्वजों ने बहुत महत्व दिया। जो तीर्थ स्थल बने अच्छे अच्छे, जहाँ पर्यावरण का सौंदर्य था जी, चाहे आप केदारनाथ की ले लीजिए, बद्रीनाथ की ले लीजिए, पुरी के ले लीजिए, या जहाँ ऐसे स्थापनिक तीर्थ स्थलों को देखिए, वो पर्यावरण से बिल्कुल मुक्त, माने जितनी प्रदूषण वहाँ नाम का वर्ड ही नहीं है। जी, जी, जी। ऐसे जगह पे बनाया कि हमारे लोग जाएं वहाँ पर्यावरण से की जो ये विकृतियाँ हैं इनसे दूर होकर एकांत में स्वतंत्र जीवन बिता सकें और सुकून की ज़िंदगी जी सकें। इतना ही नहीं था, हमारे यहाँ की पद्धति हम सबके ध्यान में है कि वृक्षों को पूजा करते थे। तुलसी की पूजा करना, तुलसी का वृक्ष घर में लगाना, हम सब जानते हैं ऑक्सीजन होती है। पीपल की पूजा करना, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उससे मिलती है। बट वृक्ष की पूजा करना, ये सब हमने उसको अपना अंग बना लिया पर कि जिससे कि उनकी कटाई भी ना हो सके, उनका संरक्षण ना हो सके। एक बहुत महत्व सर, अभी आज के लोग उसको भूलते जा रहे हैं। मुझे याद है हमारे समय तक भी जो है हम लोग आम का जब पेड़ होता था घर में आम लगाते थे, बगीचे में आम लगाते थे और उसका व्रतबंध करते थे, उपनयन संस्कार करते थे। जब तक घर का मुखिया उसका उपनयन संस्कार नहीं हो जाता था तब तक उसके फल को नहीं ग्रहण करता था। जी। इतनी बड़ी, मतलब जैसे अपन पुत्र का उपनयन संस्कार करते थे तो पुत्रवत अपन जो है आम के पौधे का दर्जा देते थे। तो हमारी बहुत उन्नत संस्कृति रही है। इसलिए आज की जो विकृतियाँ उत्पन्न हुई विश्व के अंतर में, तो निश्चित रूप से सनातन संस्कृति का बहुत रोल है। अगर हम उस दिशा में हम करें, हमारी सरकार काम करे और हमारी पूरी दुनिया काम करे, तो निश्चित रूप से जो पर्यावरण की भयावहता है उससे हम एक आगे कदम उठा करके ठीक कर सकते हैं। जी। सर ये बताइए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। प्लास्टिक कचरा व अन्य कचरा आदि के पहाड़ जो लग रहे हैं, समुचित निस्तारण न होना भी एक गंभीर समस्या बना हुआ है। पर्यावरण प्रदूषण मतलब इससे बिल्कुल बढ़ रहा है। निश्चित ही है। इसी का जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि आज जो समस्या हो गई है देश के अंदर है, सबसे बड़ा तो कचरा प्रबंधन की समस्या है। बड़े बड़े शहरों में हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े, जैसे आपने उद्धृत किया कि बड़े बड़े पहाड़ बन गए कचरों के। प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और इसमें काफ़ी काम हो रहा है कि कैसे उसको प्लास्टिक जो डिकम्पोज है, अभी सबसे बड़ी मूल कारण है कि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होती। नहीं होती। उसका क्षरण नहीं होता है तो वो हमको बहुत सारी गैसेस बनती है, तमाम विस्फोट होने लगे हैं, नीचे से पता चला ज़मीन खिसक जा रही, बिल्डिंग गिर जा रही। तो इन सब से के लिए हमको चिंता करनी पड़ेगी। और चिंता करने का कि जो सबसे छोटी इकाई है एक मनुष्य, उससे शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं, उद्योगपति तो वो धन कमाने में लगे हुए हैं। उनको तो लगता है कि हम धन कमाएं, लेकिन उपभोक्ता हम हैं। जब हम किसी चीज़ को लेंगे ही नहीं या किसी चीज़ को लेने की में कमी कर देंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये हमारे देश के युवाओं को, खासकर जो नई पीढ़ी आ रही है, हम आप तो कहीं न कहीं सोचते हैं, युवा पीढ़ी के अंदर ये सब चीज़ की अभी सोच नहीं है। तो हमारे युवा पीढ़ी से मैं आह्वान करूँगा कि उनको इन सब दिशा में कि जो पर्यावरण की भयावहता आ रही है, तमाम ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग 2 दिन पहले देखिए वहाँ अपने नॉर्थ ईस्ट में भयंकर बाढ़ आ गई, कितनी तबाही मची हुई है। ये सब इसी ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। हम देखते थे कि पहले बहुत हिमनद होते थे, बर्फ़ों के हमारे पूरे ग्लेशियर होते थे। वो ग्लेशियर सिकुड़ते जा रहे हैं, वो पिघल करके सब खत्म होते जा रहे हैं। जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो क्या कहते हैं, कहीं बाढ़ आएगी, कभी उसका वो होगा। हम अंधाधुंध इनका उपयोग कर रहे हैं, जो एसी है उपयोग कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का प्रयोग कर रहे हैं, कार्बन की हम कहीं संतुलन नहीं बना रहे हैं, तो पूरा वातावरण गर्म हो रहा है। तो देख रहे हैं कि अब पता चला कि अभी लगा था पिछले साल सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था, इस साल अब उससे ज़्यादा टेम्परेचर। आगे आने वालों समय में इतना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तापमान वृद्धि हो रही है, जो ग्लोबल पूरे विश्व में हो रही। तमाम यूक्रेन वगैरह में युद्ध चल रहे हैं, इतने वर्षों से युद्ध चल रहे हैं। इन सब से क्या हो रहा है, जो हमारे रेडियो एक्टिव्स निकलते हैं वेपन से, हथियारों से, हम जो
गोलाबारी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। जी जी। जो हमारे वातावरण में जो है उसका गैसों का करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारा जो है वातावरण गर्म हो रहा है। और वातावरण गर्म होने से आप देख रहे हैं उसकी विभीषिका से हाँ कि रात दिन उसमें कितना नुकसान हो रहा है। प्रोफेसर त्रिपाठी सर, जंगल, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम, पर्यावरण के आपसी संबंध हैं, आप इसे किस प्रकार से देखते हैं? बहुत सही आपने कहा कि जो हमारा इकोसिस्टम है जी, ये वास्तव में पर्यावरण का बिगड़ना, मतलब इसको इकोसिस्टम का बिगड़ना ही है। हाँ हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें हम कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करते हैं। जी। पहले अगर हम एक छोटी सी इकाई से देखें कि हम बहुत छोटी इकाई से मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग पहले गांव में रहते थे। जी। गांव में रहते थे तो हमारे पास किसी के पास खेती होती थी। खेती हुई तो किसान के यहाँ खेती होती थी। कुछ ऐसे लोग होते थे जो किसानी में काम करते थे, वो किसान पर आश्रित रहते थे, उसकी खेती पर। कुछ ऐसे व्यापारी थे जिनको हम वही गल्ला देते थे, तो हमारे पूरी चीज़ कहीं नई नहीं बनती थी, फैक्ट्री नहीं लगती थी। जी। हमको दूध लेना है तो हमने गेहूँ दे दिया, फिर दूध वाले के यहाँ गेहूँ हुआ तो वो दूध हमको दे दिया। दुकान वाले से हमको अगर वो चाहिए, मान लीजिए कोई सामग्री चाहिए है तो उसको हमने अनाज दे दिया, उससे ले लिया। तो जो हमारा एक चैन थी, परस्पर चैन थी, एक सिस्टम था कि भाई हम कोई पर्यावरण को क्षति नहीं पहुँचाएंगे। मेरे यहाँ खेती हो रही, मेरी खेती से 10 लोग खा रहे हैं, उनके पास में ये दूध है तो उससे हम 10 लोग दूध खा रहे हैं, तो उनके यहाँ गाय है तो उस गाय से के गोबर से 10 लोगों की खेती हो रही। तो ये इकोसिस्टम था। यही पिरामिड अगर हम देखें बड़े व्यापक स्तर पर, तो उसमें हम जब करते हैं, उसको बिगाड़ते हैं जब, तभी हमारे यहाँ हो जाता है। जैसे कि जब छोटे जीव को लीजिए तो छोटे जीव को बड़ा जीव खाएगा, बड़े जीव को उससे बड़ा जीव खाएगा, बड़े जीव से फूड चेन बनती थी। अब हमने सब फूड चेन को दे दिया, हमने पहले सबसे छोटे जीव को हमने खा लिया जी, तो उसकी बीच की जितने जीव थे वो सब नष्ट हो गए, डिसबैलेंस हो गए, पूरे पर्यावरण को नष्ट कर दिया। तो हमारी जो मांसाहारी की प्रवृत्ति आ गई देश में, इस समय मांसाहार का बहुत है। तो मांसाहार की प्रवृत्ति, हम मांसाहारी मनुष्य तो नहीं हो सकता है जी, लेकिन हमने क्या किया कि वो शेर का भोजन हम करने लगे या ऐसे जानवर का भोजन हम करने लगे, तो वो एक चैन टूट गई। जंगल में जानवर खत्म हो गए, पेड़ खत्म हो गए, ऑक्सीजन की कमी होने लगी, टेम्परेचर बढ़ने लगा जी, फूड चेन खत्म हो गई, हमको चीज़ें नहीं मिल रही हैं। अब हमने प्राकृतिक चीज़ें नहीं मिल रही हैं, सब हमने इंजेक्शन दे करके सब्जी खा रहे हैं जी। तो ये सब चीज़ें हम जब फूड चेन को डिस्टर्ब करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है और हमारा पर्यावरण भी बिगड़ रहा है। सर, सतत विकास की अवधारणा भी पर्यावरण से जुड़ी हुई है। एक साधारण भारतीय को आप इस अवधारणा के बारे में कैसे बताएंगे? जैसे अभी पूर्व में भी सतत विकास की बात हो गई है, हमारी सरकार भी जो इसमें गोल था पर्यावरण संरक्षण का, इसमें व्यापक स्तर पर काम कर रही है। सरकार ने अभी जो लक्ष्य लिए हैं 15 वर्षों में, उसमें सरकार ने पहला लक्ष्य तो ये लिया है कि जैसे देखिए ऊर्जा में एलईडी आ गई तो ऊर्जा का बचत हो रहा है। एक एलईडी का प्रचार हो रहा है कि एलईडी लगाइए, एलईडी के संयोग करिए तो ऊर्जा की बचत करेंगे। ऊर्जा की बचत करने से हमारा कुछ होगा। और जो हमारी जो परंपरागत ऊर्जा है, जैसे सौर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इस पे ज़्यादा हम लोग सरकार ध्यान दे रही है, फोकस कर रही है। हाँ, तो सौर एनर्जी के अभी आपने देखोगे कि बहुत बड़े बड़े संयंत्र लगा रही है। हाँ, सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। एयर के जो है कि पवन ऊर्जा का पवन चक्कियाँ लगाए जा रहे हैं जिससे कि ऊर्जा बने। तो जो हमारा प्रकृति से है जी, प्रकृति से जो है ऊर्जा को प्राप्त करना, ना कि हमको लकड़ी काट के, जंगल काट करके, कोयला जला करके उससे ईंधन न प्राप्त करके, हम अगर हम परंपरागत जो हमारे पास अक्षय भंडार है वो है ही, वो इसी काम के लिए शुरू से है, तो सरकार उस पर चिंता कर रही है। 450 गीगावाट एनर्जी बनाने का उसने लक्ष्य रखा है। और सरकार आजकल जो मिट्टी की समस्या आ गई खेतों में, तो उसमें भी सरकार ने 27 करोड़ मिट्टी स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य रखा है कि 15 वर्षों में कर लेंगे। इसी प्रकार से सरकार चाहती है कि स्मार्ट नगर बने जी। अच्छी अवधारणा है कि ऐसे नगर रहे कि माने स्मार्ट नगर का उद्देश्य ये है कि वहाँ पे सारा चीज़ें प्रकृति से तालमेल रहे। जैसे हम जो कल्पना करते पहले हमारे गांव में होती थी कि भैया मेरे घर में अगर 2 हल चलते हैं और आपके घर में एक नहीं है, बैल नहीं है, तो मैं पहले आपका खेत की बुवाई करता था, फिर अपने घर के खेत की बुवाई था। हमारे मुझे अभी याद है हमारे परिवार में ऐसा होता था, बब्बा जी के ऊपर जिम्मेवारी थी। ये मैं आपको बताते हुए मतलब गर्व महसूस करता हूँ। ये हमारे यहाँ अगर 10 माने हल चलते थे
तो 10 हल में जिनके सबसे पहले उनका आदेश ये रहता था कि जिनके जो गरीब व्यक्ति हैं, जिनके घर में एक बैल है या एक हल है, तो पहले उसका खेत हमको पूरा करना है जी। तो अपने जो है 10 में से 5 यही काम करते थे, 5 अपने में नियमित रूप से चलते थे। 5 हल पहले शुरुआत में सब ऐसे ऐसे लोगों का काम पूरा करते थे जिनके पास कोई ना कोई समस्या होती थी, कोई ना कोई कमी होती थी। इसके बाद जो है वो अपने यहाँ आते थे। तो ये परस्पर जो पूरकता थी, आपस में एक दूसरे के प्रति जो आत्मीयता थी, आपस में एक दूसरे के लिए जो सहृदयता थी, जी। वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज के जीवन में चाहे वो जितना व्यापक हम लक्ष्य ले लें, चाहे ले लें, हमारे अंदर जो, हमारे समाज के अंदर जो है भाग दौड़ हो गई, एकदम पैसे कमाने की हवस हो गई कि हम पर्यावरण को नहीं देख रहे, समाज को नहीं देख रहे हैं, केवल हमारी वृद्धि होनी चाहिए। जी। जबकि उससे कितना पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, कितना हमारे देश का नुकसान हो रहा है, कितना हमारी परंपरा का नुकसान हो रहा है, ये सबको नहीं दिखते हैं कि संस्कृति कहाँ विनष्ट हो रही है। तो इन सबको देखने के लिए हमको समग्रता से देखना पड़ेगा। यही मेरी ऐसी मानना है कि हमें उस दिशा में जाना चाहिए। सर, जलवायु परिवर्तन आज की दुनिया की सबसे गंभीर संकटों में से एक है, विशेषकर भारत जैसे विकासशील देशों के लिए। एक आम आदमी को जलवायु परिवर्तन किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, आप थोड़ा इस पर बताइए। जलवायु परिवर्तन का ही पूरा इस समय चल रहा है। जैसा जो संकट आ गया है वो जलवायु परिवर्तन का ही संकट है। हम अगर ज़्यादा दिनों की बात न करें, आज से 40 साल पहले की बात करें जी, तो 40 साल पहले हमारे पास में कम से कम जब वर्षा होती थी तो 4-4 दिन लगातार होती थी। मुझे अभी भी याद है जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ता था जी, उस समय तक लगातार 8-8 दिन तक एक हफ्ते पानी गिरता था जी। उसका कारण वही था कि हम पहले वृक्ष हमारे पास पर्याप्त थे जी, हमने जंगलों से केवल सूखी लकड़ियाँ लाते थे, हरे पेड़ नहीं काटते थे जी। हमें इमारती लकड़ी की भी आवश्यकता होती थी तो वही पेड़ से इमारती लकड़ी प्राप्त करते थे जो अपने आप नष्ट हो जाते थे जी। ऐसे बहुत सारे जंगलों में पेड़ हो जाते हैं जो इमारती लकड़ी के लिए रहते थे जी। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि धीरे धीरे उसको लोगों ने व्यवसाय बना दिया कि हम उसकी जंगल की लकड़ी काटेंगे, शहर ले जाएंगे, बेचेंगे। वो धीरे धीरे कम हो गया तो हमारा जो है वो पेड़ कट गए। पेड़ कट गए तो निश्चित रूप से पेड़ों को कौन संभालेगा? ये जो ऊष्मा बढ़ रही थी उनको पेड़ संभालते थे। पेड़ कम हो गए, फिर हमारे वर्षा कम हो गई तो जलाशय सूख गए। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि भाई यहाँ पे चित्रकूट में जो मंदाकिनी नदी है, ये कहते थे बहुत बड़ी नदी थी, विशाल नदी। हम अगर रामचरितमानस में देखें तो इसके बारे में बहुत दिया हुआ कि बड़े बड़े वृक्ष थे जी। सैकड़ों प्रकार के वृक्ष थे इसके किनारे में, लेकिन आज वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो हम वर्तमान की देखें तो हमने क्या कर दिया है कि हमने सारे कंक्रीट बना दिए, कंक्रीट के घाट बना दिए। तो जो स्प्रिंग्स छोटी मोटी आती थी वो स्प्रिंग्स भी बंद हो गए, जल स्रोत बंद हो गए। तो एक तो नदी के अंदर पानी कम हो गया जी। हमने वहाँ सारे जितने जंगल थे, बड़े बड़े पेड़ थे, उनको काट दिया तो निश्चित रूप से वर्षा कम हो गई। और ये ऐसा एक चीज़ मैं आपको यहाँ ध्यान में मुझे आ रही है, मैं आपको उद्धृत करना चाहूँगा कि हमको लगता है कि हमने तो एक पेड़ काटा। ऐसे हर व्यक्ति को अगर एक एक पेड़ काटता तो कितनी हो गई? अरबों में जनसंख्या, तो अरबों पेड़, पता चला कि एक साल में अरबों पेड़ कट गए जी। हमने क्या किया? हम तो कहेंगे कि हम तो एक पेड़ काटा है, वास्तव में हमने एक पेड़ नहीं काटे, हमने 1 अरब पेड़ काटे जी। अगर हम एक पेड़ काटना बंद कर देंगे तो 1 अरब लोग पेड़ काटना बंद कर लेंगे। तो हमारी जो ये प्रवृत्ति है, इस सोच को बदलना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन अगर हो रही तो हम ही तो जलवायु को परिवर्तन कर सकते हैं, हम फिर से उसी दिशा में ला सकते हैं जी। हम अभी एक पेड़ काटते हैं तो हम कहें एक पेड़ का लक्ष्य बना लेंगे, 1 साल में हम 1 पेड़ काटेंगे। तो अगर मेरी एवरेज आयु 50 वर्ष है तो मैं 50 पेड़ों का तो संरक्षण कर ही सकता हूँ। हाँ जी। तो ऐसे मन में भावना चाहिए। अगर हम 50 पेड़ का संरक्षण कर लिए तो निश्चित रूप से हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ ना कुछ दे के जाएंगे, भले हमको ना मिले। तो हम तो बैंक बनाते हैं, हम अभी पैसे का बैंक बनाते हैं कि हम अपने बच्चे आएंगे, बच्चों के लिए हम इतना पैसा ना इकट्ठा कर दें, इतनी फैक्ट्रियाँ बना दें, तो हम उसके जीवन जीने का बैंक बना दें कि वो हमारी नस्लें आएंगी, आगे आने वाले हमारी नस्लें आएंगे, उनके लिए पर्यावरण शुद्ध रहे, उनके लिए पीने का पानी मिले। आज देखिए आगे आने वाले समय में पीने के पानी के झगड़े होने वाले हैं, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन पीने के पानी में युद्ध होने वाले हैं। वाटर वार निश्चित रूप से तय हैं, क्योंकि पीने का पानी खत्म होता जा रहा है। जैसे आपके जो मीठे जल के स्रोत हैं वो सब आपने बंद करते जा रहे हैं। पाना वर्षा नहीं हो रही, जंगल में पानी नहीं हो रहा, जंगल में पानी नहीं हो रहा तो पर्कुलेशन नहीं हो रहा, पर्कुलेशन नहीं हो रहा तो नदी में पानी नहीं आ रहा, आपके उनमें बोरवेल में पानी नहीं आ रहा, कुओं में पानी नहीं आ रहा, नलकूपों में पानी नहीं आ रहा जी। तो इसके लिए युद्ध हो रहे हैं।
अभी भी अब इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, आप सुदूर गांव में चले जाइए, वहाँ एक हैंडपम्प है, वहाँ मतलब एक एक फरलांग की लाइनें लगी रहती हैं डिब्बों की। तो पानी के वार मैंने उस तरह से इतनी तो वाटर वार तो चल ही रहा है। हाँ। लेकिन आगे आने वाले इसकी विभीषिका को भी हम देखेंगे। जी जी। ये सब क्या है, जलवायु परिवर्तन का ही संकेत है। आज हम देखते हैं कि हम सोचते थे कि हम कुल्लू चले जाएंगे, मनाली चले जाएंगे, शिमला चले जाएंगे गर्मी में। जी जी। तो वहाँ ठंड रहती है। आज वहाँ जाइए इतना ही टेम्परेचर। हाँ वहाँ भी। जी। अगर आप जाइए तो क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि वहाँ से भी हमने सब चीज़ों को, पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। और जितना हम ये केमिकल का उपयोग करते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, वायु प्रदूषण निकाल रहे हैं, तमाम ये प्लास्टिक कचरे उत्पन्न कर रहे हैं, रेडियोधर्मी कचरे उत्पन्न कर रहे हैं, इससे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे वहाँ के सारे जो ग्लेशियर थे जहाँ बर्फ़ रहती तो वहाँ बर्फ़ नहीं है, सारे सूख के बह गए, बह करके समुद्र में चले गए जी। तो सारी चीज़ें बदल गई। तो परिस्थितियाँ ये पूरा जो है ये ग्लोबल वार्मिंग की जो चल रही है ये बहुत विभीषिका है। इसके लिए हम सबको जो है समाज को भी चिंता करनी पड़ेगी, समाज के हर व्यक्ति को चिंता करनी पड़ेगी। समाज यह नहीं कर सकता कि सरकार का बस काम है। सरकार का काम जहाँ तक है वो तो करे, उसको करना ही चाहिए, लेकिन हमारा भी जनसहयोग है, हमारा व्यक्तिगत नैतिक दायित्व है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें। और इन सब चीज़ों से पर्यावरण के होने वाले इस प्रकार के जल संकट है, जलवायु परिवर्तन का संकट है, वायु प्रदूषण का संकट है, मृदा प्रदूषण का संकट है, रेडियोधर्मी संकट है, इन सब से हम निश्चित रूप से बच सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। जी सर, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था माना जाता है। जलवायु परिवर्तन पर IPCC की जो रिपोर्ट जारी करता है, आप जैसे पर्यावरण विज्ञानियों के लिए ऐसी रिपोर्ट कितनी मायने रखती है? अब जितनी भी रिपोर्टें आती हैं, एक तो इसमें तो है कुछ तो सत्यता होती है, कुछ ये कमरे के अंदर बैठ के बनती हैं जी। तो हमें तो मेरा तो ये है कि भाई ये सरकारी आंकड़ों के आधार पर निश्चित रूप से कि भाई आंकड़े पूरे विश्व को लेकर के बनाए जाते हैं। हाँ जी। तो वो एक उस पर उनका एक व्यापक स्वरूप होता है, तो उनको मान करके उनको आधार रख करके काम करना चाहिए जी। तो अंततः ये है कि हमको हर जितनी रिपोर्टें आ रही हैं, जितने ऐसे इस प्रकार के फोरकास्टिंग्स आ रही हैं, सब सरकारें कर रही हैं, उस पर चिंता कर रही हैं, तो उनको लक्ष्य रख करके, उनको ध्यान में रख करके हमारा गोल तो एक ही होना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने पर्यावरण की रक्षा करें। हमें विश्व के पर्यावरण की रक्षा बिल्कुल नहीं करनी है। हमको अपने जिस दिन हम यह लक्ष्य तय कर लेंगे, मेरा बार बार वही आपसे निवेदन है, बार बार सबसे निवेदन है, पूरी दुनिया से, पूरे देश से, पूरे हर व्यक्ति से निवेदन है कि हम अपने पर्यावरण की जिस दिन रक्षा करना शुरू कर देंगे उस दिन विश्व का पर्यावरण सही हो जाएगा जी। सर, आपकी नज़र में भारत में जलवायु परिवर्तन पर पर्यावरण से जुड़े शोधों की क्या भूमिका है? पर्यावरण संरक्षण विश्वविद्यालय अपना योगदान किस किस तरीके से दे सकते हैं? अब इसमें जैसे निश्चित रूप से शोध कार्य तो हो रहे हैं, रिसर्चें पर्याप्त हो रही हैं जी। रिसर्च होने के बाद में वो रिसर्चें सीमित रह जाती हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, शुरू में जब हम आए जी चित्रकूट में, तो यहाँ की मंदाकिनी की स्थिति को देख करके थोड़ा मन में आया कि भाई इसका अध्ययन करना चाहिए जी जी। अध्ययन करने के बाद में हमने एक रिपोर्ट लिखी जी, एक पत्रिका में प्रकाशित करी, एक रिपोर्ट लिखी कि भाई यहाँ का जो है क्लाइमेटिक स्ट्रक्चर और यहाँ की पर्यावरण संरचना देख करके जी किस प्रकार से यहाँ का वेस्ट का मैनेजमेंट हो और उस वेस्ट को मैनेजमेंट करके और एक जगह लाया जाए। तो मंदाकिनी में वेस्ट वाटर न जाए, वेस्टेज न जाए, सीवेज के वाटर न जाए, एक बात हो जाए जी। और जो वो सीवेज के वाटर हैं उसको कहीं ना कहीं समुचित उपयोग में कर लिया जाए। तो एक रिपोर्ट मैंने बनाई, पूरा आकलन किया कितना BOD यहाँ पे नदी में बढ़ जा रही है, किस कारण से बढ़ जा रही है, कितना फ्लो आ रहा है, और उसको एक पत्रिका में छापा जी। उसका प्रभाव ये हुआ कि सरकार ने उसको पढ़ करके एक लक्ष्य तो लिया जी, बनाया, प्रोजेक्ट भी आ गया, गवर्नमेंट ने उसको पढ़ करके अपना गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के प्रोजेक्ट भी आ गया, उसका स्ट्रक्चर भी बन गया, कुछ स्ट्रक्चर बन गया, आप जाएंगे तो हनुमान धारा में देख भी सकते हैं। अच्छा। लेकिन वो स्ट्रक्चर तो बन गए, लेकिन उस स्ट्रक्चर का पूरा जो उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पाया, क्योंकि हमने उसके कुछ बिंदुओं को छोड़ दिया। जैसे उसमें मैंने कहा था कि हम वहाँ से इतनी जगह से ये लिफ्ट करेंगे, वो लिफ्ट की संरचना नहीं बनाई गई। फिर उससे हम सेरिकल्चर जाएंगे तो वहाँ कुछ ऐसे पेड़ लगा देंगे, फिर उनको सिंचाई के लिए भेजेंगे, उसकी योजना नहीं की गई। अब तो इसलिए जब भी करें हम ऐसी रिपोर्टें बहुत सारी आती भी हैं, देश के अंदर आती है, तो रिपोर्टें आकर के उस पर सकारात्मक अमल हो,
चाहे वो एक छोटे स्तर की रिपोर्ट हो, चाहे विश्व स्तर की हो, चाहे देश स्तर की रिपोर्टें हों। जी जी जी। ऐसी रिपोर्टें आती हैं, लोग काम करते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग काम करते हैं, चिंतन करते हैं, आंकड़ों के आधार पर उसमें सुझाव देते हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो उसका जो सुझाव दिया जाता है, जब तक सुझाव के सभी पक्षों का पर अमल नहीं होगा, हाँ, समावेश होना चाहिए, जब तक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो लेफ्ट रह जाएगा, वो परियोजना एग्जीक्यूटिव भी होना चाहिए। हाँ, वो परियोजना पूरी नहीं होती। जी। तो मेरा यही है कि भाई ऐसे बिल्कुल जो तमाम रिपोर्टें आती हैं उनको गंभीरता से देख करके उनके सभी आयामों को पहले अध्ययन कर लें कि इसमें कितना इससे बेनिफिट है, कितना नहीं है, और फिर उसको क्रियान्वयन करना चाहिए। तमाम वैश्विक प्रयासों के बावजूद वैश्विक तापमान को पर्याप्त मात्रा में नहीं रोका जा सका है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। वही बार बार वही घूम के पीछे आ जाता है निगम साहब, क्योंकि देखिए सारा कुछ खेल हो रहा है हमारी मानसिकता का। जी। जब तक हम समावेशी मानसिकता नहीं बनाएंगे, एक दूसरे के प्रति चिंतन करने नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्रति सहृदय नहीं रखेंगे, तो वही क्या हो रहा है, जो बड़ा आदमी है, जी, एक छोटा सा उदाहरण लें, जो बड़ा आदमी वो बड़ा आदमी हो जा रहा, क्योंकि उसके पास पैसे के भूखे कुछ नहीं देख रहा है। जी। आदमी मर रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, जमीन गायब हो रही है, पानी गायब हो रहा है, उसको कोई चिंता नहीं। उसको ये लग रहा है कि मेरी एक फैक्ट्री 4 फैक्ट्री हो जाएगी, इतनी अरब करोड़ रुपया आए हैं, उसका 2 गुना अगले वर्ष आय हो जाए। मैं भी विश्व में 10वें नंबर पर अरबपति हूँ, तो अब अगले पहले नंबर पर चला जाऊँ। उसकी सोच इस प्रकार से चल रही है। जी। और जो बेचारा बीच का है, बीच वाला तो वो सामंजस्य में ही जा रहा है, और नीचे वाला है उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो जब तक ये डिस्पेरिटी समाज के अंदर नहीं दूर करते हैं जी, तब तक ये पर्यावरण को हम एकदम से ठीक नहीं कर सकते। हाँ, पर्यावरण की जो जागरूकताएं हैं, जो छोटे छोटे प्रयास हैं, उनको करना चाहिए, और उनको करके उनसे आगे हम बढ़ सकते हैं। लेकिन बड़े लोगों को भी चिंता करनी पड़ेगी, जो बड़े बड़े अरबपति खरबपति हैं, उसको एक ऐसा सरकार को करना चाहिए कि उसका कुछ अंश आपको समाज के अंदर पर्यावरण के चिंता के लिए खर्च करना होता भी है, ये उनका भाग रहता है CSR फंड के, लेकिन वो करते नहीं। हाँ जी। उसको किसी अन्य काम में दिखा करके करते हैं। तो इस पे कड़ी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जो CSR के तहत रहता है उनका फंड, वो वास्तव में CSR में लग रहा है, समाज के काम में लग रहा है, पर्यावरण के काम में लग रहा है। जी जी जी। इस पे कड़ी मॉनिटरिंग जब तक नहीं होगी, तब तक उसका आउटपुट नहीं मिल सकता है। जी जी। क्योंकि वो खर्च ऑन पेपर खर्च तो होता है। हाँ। पता चला वो ऑन पेपर हो गया, गया कहाँ, किस काम में लगा, इसका कोई मॉनिटरिंग नहीं होती। इसलिए उसकी मॉनिटरिंग अगर होगी तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, और हम जो चाहते हैं उस लक्ष्य में खरे उतर सकेंगे। हाँ हाँ सर, क्या केवल पेड़ लगा देने से पर्यावरण में होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है? पेड़ तो लगाना एक शुरुआत है। जी सर। पेड़ लगाना तो एक शुरुआत है। हम कहते हैं पेड़ लगा दो, पेड़ लगा दो, पेड़ लगाएंगे ही, उतने काट भी देते हैं। जी। ये तो एक हमारे मन को स्थिर करने की शुरुआत है। जब हम पेड़ लगाएंगे उसकी रक्षा करेंगे। जी। रक्षा करेंगे, उससे फल भी तो आएंगे। हाँ। फल भी खाएंगे। जी। तो उद्देश्य उसके पीछे एक पेड़ लगाना नहीं है, एक पेड़ से सैकड़ों उद्देश्य छिपे हुए हैं कि अगर हम उसका पालन पोषण शुरू कर देंगे तो उससे कितनी सारी आगे चैनल बन जाएंगे। जी जी। तो हम जब कहते हैं कि एक पेड़ लगाने से कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा नहीं है। एक पेड़ लगाने से बहुत कुछ होने वाला है। जी। लेकिन उस पेड़ की जो गरिमा है, जिस भाव से उस पेड़ को हम लगाने जा रहे हैं, पेड़ लगाने के लिए कि हमारी एक फ़ोटो छप जाए, हमारा नाम हो जाए कि हमने पेड़ लगा, उस भाव से लगाएंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं। ऐसे पेड़ लगाने का बिल्कुल पेड़ ऐसे न लगाएं। ऐसे जो पेड़ लगाते हैं उनसे मेरा बार बार अनुरोध है कि बिल्कुल पेड़ ना लगाएं। लेकिन एक भी पेड़ लगाएं आप, और उसको पेड़ उसकी सही भावना से लगाएं, तो निश्चित रूप से यह तय है कि उससे समाज में परिवर्तन होगा, हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, हमारी मनोभावना में परिवर्तन होगा, और हम दूसरे को भी उससे परिवर्तित कर सकेंगे। सर, आर्थिक विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण की बहस बहुत होती है सर। अगर भारत की दृष्टि से बात करें तो इन दोनों के बीच कैसे संतुलन बनाया जा सकता है? निश्चित रूप से आर्थिक विकास तो है ही जुड़ा है। जब पर्यावरण, अगर आप देखें कि हम स्वस्थ हैं जी, हमारा मन स्वस्थ है, हमें सही हवा मिल रही है, सही दिशा मिल रही है, तो निश्चित रूप से हमारी उन्नति होगी। अगर हम उसको उस भाव में लें तो पर्यावरण हमारा ठीक रहेगा। आप छोटी सी कल्पना करें, आज आप यात्रा करके आए हैं, कितना कष्ट हुआ होगा जी। लेकिन आज से 20 साल पहले जो कोई, या 25 साल पहले जो चित्रकूट था, इतना उसको कष्ट नहीं होता होगा।
तो हम जब पर्यावरण के प्रति चिंता करेंगे तो हमारा सब कुछ ठीक होने वाला है। पर्यावरण को हम सहेजेंगे तो पर्यावरण हमको सहेजेगा। हाँ जी जी। तो इसलिए हमको जो है हर व्यक्ति ने सोचना, इसके बार बार मैं यही निवेदन करूंगा कि ये थीम छुपी हुई है इसके अंदर कि हम अपनी चिंता करेंगे, हम अपनी प्रकृति की चिंता करेंगे, हम अपने घर की चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से हम समाज की चिंता कर ले जाएंगे जी। तो इसमें तो वही है, सारा मूल बिंदु तो वहीं पे है। भाई लोग करते हैं, विभिन्न प्रकार की टर्मिनोलॉजी हो सकती हैं, विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें हो सकती हैं जी, लेकिन काम करने का लक्ष्य एक ही है। घुमा फिरा के हर आदमी एक ही बात कर रहा है कि आप अपने पर्यावरण को ठीक कर लो जी। तो जब हम अपने पर्यावरण को ठीक कर लेंगे तो पूरा देश ठीक हो जाएगा, समाज ठीक हो जाएगा, विश्व ठीक हो जाएगा। और अगर हम अपने पर्यावरण को ठीक नहीं कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी केवल कल्पना मात्र रह जाएगी। हाँ। तो इसमें हमको आगे इस दिशा में करना चाहिए। जी सर, 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक अवधारणा पेश की गई, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इस अवधारणा के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा जीवन जीना चाहिए जो पृथ्वी के अनुरूप हो और इसे नुकसान न पहुंचाए। आप हमें ये बताएं कि हम अपनी जीवन शैली में पर्यावरण के अनुकूल कौन कौन से बदलाव कर सकते हैं, बताएं सर। बिल्कुल सही है, यही है उसकी मूल भावना जी। वास्तव में ये पर्यावरण को ठीक करने की यही मूल भावना है कि हम पर्यावरण हितैषी अपने को बनाएं। जी। पर्यावरण हितैषी बनाने का अर्थ ये है कि हम जल का समुचित उपयोग करें, जल को बचाएं। जी। हम प्रकृति से उतना ही लें जितना हमको आवश्यकता है। जी। अन्यथा अन्न वेस्ट न करें। अभी हम क्या दिखाने के चक्कर में अन्न वेस्ट करते हैं, अन्न का समुचित उपयोग होगा। जी। हम उतना ही ईंधन खर्च करें, ऊर्जा उतनी ही खर्च करें जितनी हमको आवश्यकता है। ऊर्जा की बचत होगी, जल की बचत हो गई। हम घर के अंदर साफ सफाई रखें, घर के अंदर शीतलता आएगी। आसपास सफाई रखें, अपने मोहल्ले का ध्यान रखें। जी। तो निश्चित रूप से ये छोटे छोटे अगर अपने जीवन के ऊपर हम प्रयोग करना शुरू कर देंगे, जो हमें सुखदायी लगता है जी, उस पर हम अगर काम करने लगेगा, हर आदमी अगर ये करने लगे कि मेरे लिए सुखमय है, मैं जल को बचाऊंगा, मैं वायु का संरक्षण करूंगा, मैं अपने घर परिवार का वातावरण ठीक रखूंगा, साफ सफाई रखूंगा। देखिए साफ सफाई में कितना बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री हमारे जो है वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से देखिए देश के अंदर लगता था कैसे होगा, सफाई का कैसे होगा। जब उन्होंने ये लक्ष्य शुरू किया जी, तो हर आदमी उस पर एक बार हंसता था, अरे ये क्या सफाई का लक्ष्य। लेकिन आज समाज के अंदर एक ऐसी बात चली गई है कि हर आदमी अब एक बार कहीं भी कचरा फेंकने से थोड़ा एक बार सोचता है, हाँ जी, कि मैं उस कचरे को फेंकूं कि नहीं फेंकूं। जी। कितना बड़ा मानसिक परिवर्तन हो गया। तो वो सही है कि हम अगर समाज में इस प्रकार का मानसिक परिवर्तन कर पाए, हर व्यक्ति अगर पर्यावरण के प्रति चिंता करने लगा तो फिर वो हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप पेड़ लगाओ, कि पानी को बचाओ, हाँ, जी, जी, कि क्या करो। हमारा मानसिक परिवर्तन अगर हो गया, एक बार हम पर्यावरण हितैषी हमारा स्वभाव बन गया, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है या जो उनकी प्रेरणा है या सोच है, तो उस दिशा में हमारे समाज को चलना चाहिए। वो ये वास्तव में ये हमारी जो सनातन संस्कृति की सोच है, ये कोई नई मतलब ऐसी नहीं है। हमारी संस्कृति यही कहती थी कि जो हम माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याय, जी, जो ऐसी ये पृथ्वी है इसके हम पुत्र हैं। जी हाँ। तो जब हमारे अपने माता की रक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से माता हमारी रक्षा करेगी। जी, जी, जी। हमारी जो है वो वही मूल भावना में आ जाती है। सही बात जी। कि हम प्रकृति की पूजा करते थे तो प्रकृति हमारा पोषण करती थी। हम प्रकृति की पूजा करना बंद कर दिए हैं तो प्रकृति हमारे ऊपर प्रकोप करती है। जी, जी। पोषण करने की जगह प्रकोप करती है। तो उसका सीधा सीधा अंतर है। हम आपसे प्रेम से बात कर रहे हैं तो आप हमारे प्रति सहृदय हैं, हम आपसे प्रेम से नहीं बात करेंगे तो आपका हमारे ऊपर कोप आएगा। वही प्रकृति कर रही है। प्रकृति के साथ हम तालमेल नहीं बनाते हैं, प्रकृति का संरक्षण नहीं करते, प्रकृति की चिंता नहीं करते, उसका प्रकोप झेल रहे हैं। बाढ़ आ रही है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। कहीं बाढ़ आ रही तो कहीं सूखा पड़ रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है। जहाँ पहले सूखा था वहाँ अब बाढ़ आ रही, जहाँ बाढ़ आती थी वहाँ सूखा हो गया, जहाँ खेती होती थी वहाँ बंजर हो गए, जहाँ बंजर थे वहाँ खेती हो गई। पूरा ये क्लाइमेट चेंज है, एकदम शिफ्टिंग हो रही है, सारी चीज़ें शिफ्टिंग। आप कब नहीं कह सकते कि कल वर्षा होगी कि नहीं होगी, कोई फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। प्रकृति को अब आप नहीं जान रहे हैं। हाँ जी जी जी। पहले जो आप प्रकृति को जानते थे कि आप एक उदाहरण देते थे कि अगर घा घोटरी की कहावतें अपने क्षेत्र में नहीं चलती थी कि भाई अगर कल सा पानी गर्म है चिड़िया ने आवे धूल जी, तो यूँ भागे भंडरी तब वर्षा भरपूर। आज आप नहीं बोल सकते। हाँ, नहीं, क्योंकि आप प्रकृति को ही भूल गए हैं। जब प्रकृति की जब सारी स्थितियों को भूल गए तो जो पहले कहावतें थी या पहले जो उसके लक्षण थे वो सब परिवर्तित हो गए। हाँ जी। भाई आप अगर कह दे श्रावण शुक्ला सप्तमी जो गढ़ दे अधिरात,
है ना। जी, जी। तब ये मानते थे कि जुल्म निश्चित रूप से वर्षा होगी। तो अब वो सब चीज़ें नहीं हो हाँ, पाती, वो चीज़ अब नहीं रह गई, हो पाती, मतलब क्योंकि वो सब बदलाव आ गया। बदलाव कर दिया है, समाज ने बदलाव कर दिया। उसको ये मान करके ये पोंगापंथी है, उसकी बातों को छोड़ दिया। और वास्तव में वही चीज़ें आज कष्टकारी बन रही हैं। अगर जी। हमने भारतीय संस्कृति में जो हमारी प्रकृति की पूजा की अवधारणा थी, प्रकृति के साथ तालमेल बनाने की अवधारणा थी, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने की अवधारणा थी, उसको हम तकियानुसी या पुरानी विचारधारा कह करके एक किनारे रख दिए। वहीं से हमारे जो है पर्यावरण संकट शुरू हो गया। आज उसकी भयावता जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में या जलवायु क्लाइमेट चेंज के रूप में, जी। ये सब हम देख रहे हैं। सर, तमाम सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि जैसे जैसे पर्यावरण को नुकसान होगा, लोगों की आय कम होती जाएगी, विशेषतः मध्यम और गरीब वर्ग की, बीमारियां बढ़ेंगी, सामाजिक संतुलन बिगड़ेगा। आप एक पर्यावरण शास्त्री हैं, लोगों से और सरकार से पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या संदेश दे सकते हैं? ये तो स्पष्ट दिख रहा है, ये जो आपने कहा ये हो ही रहा है और आगे होगा भी। हम देखें कि हम आप देखते हैं कि पहले हमारे ही बीच में, जी, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं करो, हमारे जो राजा होते थे तो उनके अभी भी तलवारें या उनके जो लोहे के वो पहनते थे, कवच पहनते थे, उनको आज हम उठा नहीं पाते हैं। जो उस समय के उनके जो तलवार लेके कवच पहन करके वो चलते थे, उनको आज हम सामान्य रूप से एक व्यक्ति उठा नहीं पाता है। जो उनकी लंबाई थी, जो उनका ताकत थी, उसको 10 लोग में हम गणना करते हैं। जी। और आगे आने वाले समय में जो हमारी ताकत है वो लगे कि यार ये बहुत ताकतवर थे, आगे आने वाली पीढ़ी को लगेगा ये बहुत ताकतवर हो रहा है। पहले 100 या 110 वर्ष जीना आसान बात थी, माने 100-110, हाँ 110 वर्ष का माने कैजुअली बोलते थे। आज अगर आपसे कहते ये 110 वर्ष का, आपकी आंखें फैल जाती हैं यार 110 वर्ष का होकर जी रहा है। उसका कारण यही है कि भाई हम प्रकृति के साथ में तब थे, प्रकृति से मिलकर के चलते थे, तो प्रकृति के कारण हमारे अंदर बलिष्ठ होता था, हमारे अंदर ताकत रहती थी, हमारे अंदर ऊर्जा रहती थी। जी। जैसे हम प्रकृति से भाग करके भोगवादी प्रकृति की ओर जा रहे हैं, हमारी अब भोगवादी प्रवृत्ति हो गई। हमको एसी चाहिए, जी जी, हमको खाने में स्वादिष्ट चीज़ें इसलिए चाहिए तो वो केमिकल से होकर के आएंगी। हाँ। है ना, तुरंत चाहिए, जी जी, तो तुरंत चाहिए तो वो ऐसे तो नहीं हो सकता, प्रिजर्वेटिव डाल के रखेंगे। वही हमको जो है हर समय वही चीज़ चाहिए। तो भाई सीजन, हर व्यक्ति की चीज़ का सीजन है। जी। आम एक ही में का सीजन होता है, आम आपको गर्मी में ही मिलेगा। आप चाहोगे कि हम जा करके उसको ठंडी में आम खाएं तो आप प्रिजर्वेटिव डाल कर रखोगे, वो केमिकल आप खा रहे हो, आम तो खा ही नहीं रहे हो। जी। कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं, जो हमारी भोगवादी प्रवृत्ति है इसको समाप्त करना चाहिए। निश्चित रूप से आने वाले समय में मानव जो अभी 5-6 फीट का मिल जाता है, आपको 4 फीट 3 फीट का मिलने लगेगा। उसकी जो अभी हमारी अगर 50 किलो उठाने की क्षमता, तो उसकी 10 किलो उठाने की क्षमता हो जाएगी। निश्चित रूप से यह परिवर्तन आपको इसी प्रकार अगर चलता रहा तो आय भी काम ही नहीं करेगा, मेहनत नहीं उसके पास तो आय भी कम हो जाएगी, आय भी कम हो जाएगी, आयु भी कम हो जाएगी। जी जी जी। और उसके अंदर की क्षमताएं भी कम हो जाएगी, क्योंकि हम एकदम देख रहे हैं। अभी आप जाइए, आपके अलाउद्दीन, आप महोबा से रहने वाले हैं, अलाउद्दीन के कितने उनके किस्से सुनते हैं, कितने बलवान थे, क्या क्या कर देते थे। वही महोबा है ना जी, वहीं के लोग हैं ना जी। आज क्या ऐसा व्यक्ति कोई है ना? नहीं है ना। नहीं। क्यों, क्या ऐसा हो गया? वही तो खेत है, वही अन्न है, वही केवल बदलाव हुआ है तो आपके प्रकृति के अंदर बदलाव हुआ है जी। तो वो देखिए, प्रकृति का प्रकोप यही है। आने वाले समय बिल्कुल निश्चित रूप से जो रिपोर्टें कहती हैं या जो कल्पनाएं चल रही हैं तो है, आपका आदमी का लंबाई कम हो जाएगी, आय कम हो जाएगी, आयु कम हो जाएगी, सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, क्षमताएं कम हो जाएंगी। सर, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रयास पर्याप्त करे जा रहे हैं, ठीक ठाक है ये सर? ये अब सरकारी स्तर पर तो देखिए ठीक है, सरकार सब चीज़ नहीं ठीक कर सकती है जी। मेरा मानना है कि सरकार सब चीज़ें ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के अपने लक्ष्य होते हैं जी, सरकार के अपने काम करने की शैली होती है जी। हाँ, ये है कि हम अगर सही दिशा में चलने लगे तो हम ही तो सरकार हैं जी। तो अगर हम ऐसी सरकार बनाने लगें जो हम चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं जी। हाँ, लेकिन हम एक आदमी नहीं कर सकते। समाज जब जिस दिन उस दिशा में चला जाएगा तो समाज जागृत हो जाएगा कि अगर समाज को लगता है कि पर्यावरण में काम करने वाला व्यक्ति आना चाहिए, पर्यावरण को संरक्षण करने वाला व्यक्ति आना चाहिए, तो खड़ा होगा, सरकार को करना पड़ेगा। हम जो चाहते हैं तो वो सरकार से करवा ना लेते हैं, समाज जो चाहता है करवा ना लेता है जी।
तो समाज जिस दिन खड़ा होगा उस दिन सरकार तो करेगी। हाँ, सरकार अपनी सोच के आधार पर जो करती है वो कई बार पर्याप्त होते हैं, कई बार पर्याप्त नहीं होते हैं। पर सरकार को समग्र दृष्टि से देख करके चलती है, क्योंकि उसको उद्योगपति को भी देखना है और हमको भी देखना है, दोनों को समझ से बैठाना है। उसके मन का भी करेगी, हमारे मन का भी करेगी। हमको अगर प्रकृति को देखना तो हम तो प्रकृति की सोच करेंगे। जी जी, है ना। आज देखिए हमारे बड़ा दुख लगता है निगम साहब जी, हर घर में गाय होती थी जी, आज किसी के घर में गाय नहीं मिलती है। हर घर में अपना दूध होता था जी, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि सब अपनी स्वयं की होती थी। आज सब चीज़ों का एकदम से विलुप्तीकरण हो गया। जी जी, हाँ, लोग कहते हैं कि आप तकियन उसी बात करते हैं, गाय की बात करते हैं। गाय से क्यों पूजा जाता था? क्योंकि उसकी गाय का दूध होता था, उसके गोबर से आप घर की साफ सफाई रखते थे, पवित्रता रखते थे। आपको उसको खेत में डालते थे तो उससे उर्वरक का काम लेती थी, प्राकृतिक खाद मिलती थी। उससे जो अन्न मिलता था वो पौष्टिक होता था, शरीर में ताकत आती थी जी। और ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं, मैं अपने पिताजी की बात करता हूँ कि अभी वो जो है 2 कुंटल ऐसे एक हाथ से 2 कुंटल के बर्तन को घुमा देते थे। हम 6 लोग मिलकर के जिस बर्तन को नहीं घुमा पाते थे हम अपने परिवार के, वो हमारे पिताजी अकेले घुमा देते जी जी। इतना अंतर एक पीढ़ी में आया है। आगे आने वाली पीढ़ी में, मैं केवल इतना इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि एक पीढ़ी का अंतर इतना है जी। पिताजी और मेरे में इतना अंतर है कि उनकी जो है 2 कुंटल को घुमा देने की क्षमता थी जी। हम 6 लोग मिलके 2 कुंटल नहीं घुमा सकते, मतलब उनसे 6 गुना पीछे जी जी। आगे आने वाले समय में क्या होगा? ये सब पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन या इत्यादि ग्लोबल वार्मिंग, इन सब का असर है। इस तरह की चीज़ें बन रही हैं। डॉक्टर साहब, सर ये बताइए, प्रशासन के सबसे निचले स्तर ग्राम पंचायत हैं और गांव में रहने वाले लोग पर्यावरण को किस तरह से बचा सकते हैं? मूल इकाई तो वही है जी। अगर किस तरह से नहीं बचा सकते, वही बचा सकते हैं जी, क्योंकि मूल इकाई है। और इस समय मूल इकाई पे ही क्या है वो लोगों ने आक्रमण किया है जी। अब गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, भोगवादी प्रवृत्ति हो गए। हर व्यक्ति का गांव के घर, शहर में घर है, वो गांव में खेती नहीं करना चाहता जी, गांव में गाय नहीं पालना चाहता, गांव में मवेशी नहीं पालना चाहता जी, वो ट्रैक्टर चलाना चाहता है, मोटर थ्रेसर से मने वो पूरे आधुनिक संयंत्रों का उपयोग करना चाहता है, स्वयं कुछ नहीं करना चाहता। वो शहर में बैठा रहेगा जी, शहर में बैठ के वहीं से फ़ोन में मोबाइल से आदेश करके सारा काम करना चाहिए यंत्र से। तो जब यंत्रीकरण हो तो गांव अब थोड़ी रह गया, शहर हो गया। गांव के पंच सरपंच है, उनको भी क्या है, उनको भी सरकार का पैसा आ रहा है योजनाओं का। अब योजनाओं का कितना क्रियान्वयन होता है, किस प्रकार से क्रियान्वयन होता है, आप भी भली बात जानते हैं जी। तो मूल इकाई तो वही है भाई, व्यक्ति और व्यक्ति से शुरुआत गांव नीचे स्तर से होना चाहिए। पूरे विश्व को केवल गांव ही ठीक कर सकते हैं। जो बात थी हमारे विश्वविद्यालय का, वही मोटो है, विश्वम ग्रामे प्रतिष्ठम जी। जब हम गांव को ठीक करेंगे, जब हमारा गांव ठीक हो जाएगा तो हमारा पूरा विश्व ठीक हो जाएगा। तो मेरा यही निवेदन है, सरकारों से भी निवेदन है कि हमारे गांव को गांव रहने दें जी, गांव को शहर ना बनाएं। जो गांव की हमारी जो ये पंचायत स्ट्रक्चर है, इसको गांव के हिसाब से पालन पोषण होने दें एकदम। गांव से अगर वो गांव की चिंता करके चलेगा, गांव में सही ढंग से होगा, उनके सारा परिवेश ठीक होने लगेगा, उस दिन से आपका विश्व का कल्याण हो जाएगा, विश्व की व्यवस्था ही ठीक हो जाएगी जी। क्योंकि हमारी मूल इकाई तो वही है। मूल इकाई ठीक होगी मतलब आपके तो सब ठीक हो गया जी जी। सर, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जैसे आप जैसे हुए और एनजीओज भी हुए, सरकारी संस्थाओं के सामूहिक प्रयास से इस समस्या से किस हद तक निपटा जा सकता है? थोड़ा सा एलोबरेट करें सर। अब कुछ है, देखिए सरकारी संस्थाओं में एक प्रेरणा तो जगी है जी। पहले ये सब चीज़ें बीच के, अगर आप 5-10 वर्षों से पीछे की बात करें जी, तो इस तरह की बीच चीज़ें पहले सरकारी संस्था या एक तरह से शैक्षणिक संस्थाएं इन पे थोड़ा सा कम ध्यान दे देती। लेकिन इस बीच में इधर के 5-10 वर्षों में जी इन संस्थाओं में परिवर्तन आया है। खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे स्कूल हों, चाहे कॉलेज हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, उनमें थोड़ा इस प्रकार की जागरूकता आई है। तो वो लक्ष्य लेने लगे हैं जी। अब अभी उतना प्रभावी तो नहीं हो रहा है, लेकिन लेने लगे, इसका मतलब प्रभावी होगा आगे आने वाले समय में। अगर आपने काम की शुरुआत कर दी तो प्रभावी होगा। हाँ जी। तो लोग जैसे हमारे यहाँ के जलाशय हैं जी, हम लोगों का भी यहाँ है कि निश्चित रूप से महीने में 1 दिन या कोई ऐसा ऑकेजन लेकर के मंदाकिनी नदी की सफाई करना, या किसी गांव में जा कर के वहाँ लोगों से बातचीत करना, थोड़ा उनसे
हालांकि गांव वाले भी अपनी इतनी वो हो गई कि कहते हैं हमको बहुत ज्ञान न बताइए, जी, ज्ञान बताने की जरूरत नहीं, उनके बीच में जाके काम करने की आवश्यकता है। हाँ, हाँ। धीरे धीरे तालमेल जागरूकता आ रही है, जागरूकता आ रही जी। तो संस्थान अगर चाहें तो वो जा करके अपने जो उनका एरिया है उसमें जा करके गाँव में या समाज में लोगों को भी जागरूकता का बड़ा काम कर सकते हैं। स्वयं तो काम नहीं कर सकते, हाँ जागरूकता करने से पहले एक विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हम जाकर केवल ज्ञान ना बांटें। ज्ञान बांटेंगे अगर उनको बौद्धिक दे के चले जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं। हाँ, कुछ करके दिखाना जी। अगर हम छोटी सी भी बात करेंगे तो सामने वाला सोचता है कि भाई फला व्यक्ति आ करके दूर से आ करके हमारे समाज में अगर इस प्रकार का काम कर रहा है तो हमको भी जुड़ना चाहिए, करना चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी बनानी पड़ेगी। एक्सेप्टेबिलिटी शुरू में नहीं होती। हम एक बार जा करके भाषण दे के चले आए तो कोई सुनने वाला नहीं और ऊपर से हमारी क्या निंदा ही करेगा जी। हम जाकर समाज के अंदर छोटा सा भी काम शुरू करेंगे तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और निश्चित रूप से यही एक शिक्षण संस्थानों का योगदान होना चाहिए। हाँ। कि समाज के अंदर जाना चाहिए। भले 2 बार एक गांव 2-4 गांव को गोद लें, छोटे से गांव को दे लें, छोटी इकाई को शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन हाँ, उसके परिणाम भी मिलेंगे। परिणाम सकारात्मक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जहाँ ऐसा काम शुरू हुआ है उसके परिणाम सकारात्मक मिले और वहाँ काम दिखता है। जी। और वहाँ पे उसके प्रभाव मिले। जैसे कई बार वो एक आप लोग जानते ही हैं जल पुरुष पहले, अब आजकल कितना हो रहा मुझे नहीं मालूम, शुरुआत में बहुत लोग ऐसे काम किए हैं गांव में जाकर के उन गांव की दशा दिशा बदल गई है। जलाशय बन गए तो पलायन रुक गया है। हाँ, पानी की समस्या, वाटर चार्जिंग बन गई है। तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, ये से उसके लिए अपने को तैयार होना पड़ेगा, समाज के अंदर में जाने की चिंता करना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे कि हम बैठ करके बंद कमरों में बैठ करके चिंता करें तो हम समाज की चिंता नहीं कर सकते और सृष्टि की चिंता नहीं कर सकते। प्रोफेसर त्रिपाठी सर, पर्यावरण संरक्षण हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। एक आम भारतीय इस दिशा में क्या क्या कर सकता है ताकि पृथ्वी को संतुलित व स्वस्थ रखा जा सके? बहुत अच्छा प्रश्न है। यही मूल है। एक आम व्यक्ति के लिए जैसे विषय आया कि सबसे पहले है तो वो अपनी जो परंपरागत हैं जी उन विषयों को शुरू कर दे। हमारे जितने हैं, जैसे हमको हमारा आचार विचार क्या है जी, आचार विचार से रहना शुरू कर दे। फिर हमारे अंदर उसका अपना वातावरण है, उस बाद हम जहाँ रह रहे हैं उसको साफ सुथरा रहेंगे, वहाँ 2-4 पेड़ लगे रहें जी, शीतलता हमें मिले, अपनी चिंता करना शुरू करें। जैसे व्यक्ति अपनी चिंता करना शुरू करेगा जी, ऐसे जैसे आपका एक दिन जो फ़ोन आया था, आपने कहा कि हम आपसे बात करेंगे पर्यावरण, तो मेरी चिंता में आएगी जैसे शहर की कॉलोनियाँ बन रही हैं जी। हर आदमी के आगे सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि थोड़ा सा जगह रहे, इतना आपको छोड़ना है। हर आदमी को जैसे आपके इस 5 पेड़ लगाने हैं, किसी और को तो नहीं मिलने वाला ना वो 5 पेड़ छाया भी आपको देंगे जी, हवा भी आपको देंगे जी, अगर फल वाले वृक्ष तो फल भी आपको देंगे, लेकिन वो पूरा एरिया इतना ठंडा हो जाएगा। आज इस गर्मी शीतलता रहेगी, कितनी शीतलता रहेगी जी, और कितना आनंद आएगा। तो अगर ऐसे समाज एक व्यक्ति सोचने लगे कि हम इसको जो है हमारे पर्यावरण को किस प्रकार से, जितना हमारा योगदान है हमारी अपनी क्षमता के अनुसार से हम इसको प्रकृति से सामंजस्य बनाकर प्रकृति के अनुरूप जो है काम करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और यही एक इकाई है जो कि देश को बदल सकती है। न कोई सरकारें बदल सकती हैं, न कोई ग्लोबल जन सहयोग सर आवश्यक, जन सहयोग नहीं, व्यक्ति ही आवश्यक है जी। व्यक्ति जन सहयोग तो अपने आप जुड़ जाएगा। जैसे एक आदमी करेगा तो उसके आदमी 10 आदमी देख कर जुड़ेंगे जी। आप अपने घर में अगर बढ़िया आपके घर में कोई गया है, 10 पेड़ फल वाले लगे हैं, तो निश्चित रूप से 10 आदमी जाएंगे तो 2 आदमी जरूर सोचेगा जी यार निगम साहब ने ऐसे 5 पेड़ लगाए, मैं भी जाके 5 आंवले के पेड़ लगाऊंगा, 5 आम के पेड़ लगाऊंगा, या नहीं लगाऊंगा तो ऐसे वृक्ष लगाऊंगे कि वहाँ बाहर बैठने में शीतलता बनी, शाम को बैठेंगे तो बड़ा सुंदर लगेगा। जिस दिन आप करेंगे तो आपको देख के 4 लोग करेंगे, 4 लोग तो अनुवर्तन उसका शुरू हो जाएगा। तो समाज के अंदर करना और करने के लिए अनुवर्तन की प्रेरणा देना, इससे निश्चित रूप से यही एक इकाई है जो पूरे विश्व को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी कर सकती है, पर्यावरण की जो विविधता उससे दूर भी कर सकती है। जी सर, आपसे अंतिम प्रश्न ये है हमारा, गंगा नदी हो चाहे यमुना नदी हो, यहाँ तक कि बेतवा नदी, सभी नदियाँ प्रदूषित हैं। कहीं कहीं तो इनका जल स्पर्श करने लायक भी नहीं, मतलब बड़ा प्रदूषित है। यही नहीं, चित्रकूट की पैसनी या मंदाकिनी नदी में भी लोगों के घरों का गंदा पानी, कचरा आदि इन्हीं में जा रहा है। मंदाकिनी नदी के प्रदूषण हटाने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में थोड़ा बताइए।
स्थानीय प्रशासन द्वारा क्या कोई कार्ययोजना इस बारे में तैयार की गई है क्या सर? अब देश लेवल पे पूरे, अब जैसे आपने गंगा, यमुना, बेतवा, पैसुनी सब की बात करी जी, और लगभग देश या और पूरे विश्व में जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जी, उन सब में की स्थिति एक जैसी है। सबसे जी। बड़ी चीज़ है कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं हाँ, वो इनके किनारों में बनी हैं, जी, और इनके कहने के लिए जो आप पहले आपसे बात हो चुकी कि भाई कहने के लिए तो सब नियम बने हुए हैं जी, कि भाई ये अपना वेस्ट जो है उसमें नदी में नहीं डालेंगे, या डालेंगे तो उसको ट्रीट करके डालेंगे। जी, 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 लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ। यही नैतिकता खत्म हो जाती है। सर इस बारे में तो कानून तो बहुत है भारत सरकार कानून द्वारा बनाया है, लेकिन उसका अमल नहीं हो मगर रहा है। लोकल प्रशासन को देखना चाहिए ना सर। लोकल प्रशासन कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा शिथिल हो जाता है। हाँ जी, जी, और शिथिल होने के बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसको मतलब यहाँ स्पष्ट नहीं किया जा सकता हाँ है। जी, जी, वो ऐसे कारण होते हैं उसमें, वो तो उसके कारण नदियाँ हो रही हैं और आम पब्लिक उसमें कुछ कर नहीं सकती। बड़ी बड़ी परियोजनाओं में बड़ी इंडस्ट्री जब इतना कर रही है तो उसको तो आम आदमी बंद नहीं कर सकता है, जी, जी, या उसको रोक नहीं सकता है। वही हाल यहाँ भी है। जैसे मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी में भी सारे सीवेज, जैसे प्रारंभ में मैंने कहा जी, सीवेज जा रहे हैं, कोई ऐसी ठोस योजना नहीं बरत रही। वही गंगा में है, तमाम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। आप तो देखिए यहाँ तो फिर भी ठीक है, यमुना नदी में दिल्ली में जाइए तो हाँ, तो गंदा नाला ही दिखता है, जी, जी, जी। गंदगी ही दिखती है। अब इतने जहाँ पूरा हमारा देश बैठा हुआ तो हमको उसकी योजना बनानी पड़ेगी ना कि वो वहाँ ना जाए। तो बड़े बड़े काम को तो सरकार ने लेना पड़ेगा। इस तरह के जैसे जो ये मुद्दे हैं, बड़ी बड़ी नदियों के मुद्दे हैं, बड़े बड़े सीवेज के काम हैं, ये सरकार के काम हैं जी, इनमें सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो निश्चित रूप से नुकसानदेह होगा आगे आने वाले समय में और भी इसका। लेकिन बाकी छोटे छोटे काम छोटे स्तर से शुरू होंगे जो बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे जी, और ये जैसे नदियों के संरक्षण है, बड़े जैसे वायु प्रदूषण हो रहा है। हाँ। वायु प्रदूषण कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, जी, केवल इंडस्ट्री कर रही है। इंडस्ट्री, जी, आप बड़े बड़ी इंडस्ट्री लगा दी हैं, उनकी चिमनियाँ उगल रही हैं, उगल रही हैं, धुआं उगल रही हैं। तो अब उस जितना कार्बन डाइऑक्साइड उगल रही हैं उतना ज़्यादा तो गर्म होगा। हाँ, हाँ, जी, जी, जितना कार्बन डाइऑक्साइड आप निकालोगे उतना हमारा ऑक्सीजन कम हो जाएगा, जी। तो पूरा गर्म हो जाएगा। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों पे लगाम लगाने का सरकार को काम स्ट्रिक्टता से करना पड़ेगा। वह भी हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन जी। उसके भी नियम है। नियम हाँ। के अंदर काम करिए, जी, एक लिमिटेशन के अंदर काम करिए। ऐसे सरकार को पाबंदी लगानी पड़ेगी। ऐसी जो हमारी इकाइयां हैं जो उन पे नज़र रखती हैं उनको कड़ाई से नज़र रखना पड़ेगा। हाँ जी, वहाँ पे जो लोगों के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो उनको देख रेख करते हैं, उनके अंदर के प्रदूषण को पहले ख़त्म करना जी, पड़ेगा। जी, आप जब उनका सही प्रदूषण बोल रहे हैं खत्म हो जी। जाएगा जी, तो उस प्रदूषण के खत्म होने से उस फैक्ट्री का प्रदूषण खत्म हो जाएगा। हाँ, हाँ, ये सबसे बड़ी इकाई है कि जिस फैक्ट्री के निरीक्षण करने की मेरी जिम्मेदारी है। जी, जब मेरा प्रदूषण मेरे मन का प्रदूषण खत्म हो जाएगा तो उस फैक्ट्री से निकलने वाला प्रदूषण जरूर खत्म हो जाएगा। जी, जी, यहाँ पे हमको और हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी, निश्चित रूप से ये नदियाँ स्वच्छ हो जाएंगी। और बाकी हमारे पानी डालने से, एरिएशन करने से, उसकी स्टडी करने से कोई नदियाँ ठीक होने वाली नहीं है। जब जहाँ जो चीज़ जा रही है उसको नहीं बंद करेंगे तो कितना ट्रीटमेंट कर लोगे, हाँ जी, वो जी, ठीक होने वाली नहीं है। जी, 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 भाई अगर कोई कहे कि गंगा नदी में हम लोग अस्थि विसर्जन करते हैं इसलिए प्रदूषित हो रहे, तो ये नहीं है। करोड़ों वर्षों से अस्थियाँ विसर्जित हो रही हैं, जी, तब कभी प्रदूषण नहीं थी। जो आपने वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खड़ी कर दी उनका गंदा पानी, उनका गंदा पानी जिस दिन आप रोक देंगे और उसी दिन वो नदियाँ ठीक हो जाएंगी। जितना गंगा एक्शन प्लान, फलाने नदी एक्शन प्लान में पैसा खर्च हो गया है, कभी आपने ये नहीं सोचा कि हम एक अलग बना दीजिए ना भाई, उसका ले जाइए कहीं सुदूर एरिया में, उसका ट्रीट करिए, उससे खेती करिए, पौधे उगाइए, दूसरे काम में डाइवर्ट करिए। वो नहीं करेंगे। इतना पैसा खर्चा हो गया, उतना पैसा अगर इस दिशा में खर्च किया होता तो निश्चित रूप से हो जाए। और वो केवल यही है कि हम जब अपने मानसिक प्रदूषण को ठीक कर देंगे उस दिन हमारा जो है इस प्रकार का प्रदूषण ठीक हो जाएगा। अभी आप महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के डीन प्रोफेसर IP त्रिपाठी जी द्वारा पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन आदि के बारे में जानकारी सुन रहे थे, जिन्होंने विस्तृत रूप से इन मुद्दों पर अपनी राय रखी। वस्तुतः पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, प्रगति प्रदत्त अनमोल जीवन उपहारों का भी संरक्षण होना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। दी फोर्थ न्यूज़ पोर्ट से जुड़ने के लिए आपका त्रिपाठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया समाज से बात करने का। और मेरा समाज से पुनः चलते चलते यही निवेदन है कि सब लोग अपने
पर्यावरण की चिंता करें, प्रकृति की चिंता करें और पर्यावरण अनुकूल व्यवहार करें, तो निश्चित रूप से हमारी जो ये दीर्घकालिक समस्याएं हैं, जो हमको लग रही हैं कि पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, उनसे हम बूंद बूंद करके, जैसे घड़ा बढ़ता है उसे हम बूंद बूंद करके पूरे पर्यावरण को ठीक कर सकते हैं। इसी अपेक्षा के साथ में सबको मेरी तरफ से प्रणाम।